स्टडी पीसीस में स्वागत है। मेरा नाम है शुभम सौरभ। आज इस कवर करने वाले वीडियो को वो है ताइवान। इस वीडियो में हम लोग ताइवान की बेसिक डिटेल्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इंडिया और ताइवान के रिलेशन के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, ताइवान साउथ चाइना सी में चाइना के निकट है, एक आइलैंड कंट्री है, माउंटेनियस रीजन है। साउथ चाइना सी में 180 किलोमीटर साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर है चाइना के, जो कि सेपरेटेड होता है मेनलैंड चाइना से बाई ताइवान स्टेट। बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। देखिए, ताइवान को लोग रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग ताइवान के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल इसकी ताइपे है, करेंसी इसकी न्यू ताइवानी डॉलर है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है एक व्हाइट सन जिसके 12 रेज से ब्लू बैकग्राउंड पर। नेशनल लैंग्वेज वहाँ की फॉर्मोसन लैंग्वेज है, हक्का लैंग्वेज है, मैंड्रियन लैंग्वेज है। एथनिक ग्रुप से हान चाइनीज उन्हें कहते हैं जो चाइनीज मूल के लोग ताइवान में आकर बस गए। रिलीजन की बात करें तो 35.1% बुद्धिज्म, 33% टोइज्म, 18.7% अनएफिलिएटेड और 3.9% क्रिश्चियंस हैं। नेशनल गेम बेसबॉल है और नेशनल फूड बीफ नूडल्स है। एरिया की बात करें तो 36,197 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, माउंटेनियस रीजन है। जीडीपी पीपीपी के आधार पे 1.3 ट्रिलियन डॉलर से और जीडीपी नॉमिनल है 586 बिलियन डॉलर। पर कैपिटा इनकम की बात करें 24,828 बिलियन डॉलर है और एचडीआई में रैंकिंग इसकी 0.911 है, काफ़ी हाई रैंक है इसकी। इंडिया की एचडीआई रैंक बात करें 2018 में तो 130 थी, पॉइंट इसको मिले थे 0.647। फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे था और ताइवान को 21वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही ताइवान की जो अभी प्रेसिडेंट है वो है साई इंग वेन और रूलिंग पार्टी है डीपीपी यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। मिलिट्री की बात करें तो एक्टिव पर्सनल है 1,63,000 और रिजर्व पर्सनल है 16 लाख। बजट की बात करें तो 13.1 बिलियन डॉलर का बजट है मिलिट्री का। लिटरेसी रेट 98.5% और पॉपुलेशन है 2.38 करोड़। अगर हिस्ट्री में जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट की बात करें चाइना के साथ, 1500वीं शताब्दी में यूरोपियन नाविक ने फॉर्मोसा आइलैंड की खोज की थी, जिसे आज हम लोग ताइवान के नाम से जानते हैं। ताइवान में उस समय छोटे छोटे जो फिशरमैन थे, पायरेट्स थे, वो इस आइलैंड पर आया करते थे। ये चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ एक आइलैंड है। 1624 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ स्टेबल होती है साउथ वेस्टर्न ताइवान में और उसके बाद वहाँ पर चाइनीज लेबर्स को वहाँ पर एम्प्लॉय देती है, उन्हें वर्क देना शुरू करती है, राइस और शुगर का प्लांटेशन करवाती है और प्रोडक्शन करवाती है। 1626 आती है जहाँ पर स्पेनिश एडवेंचर जो है वो नॉर्थ ताइवान में अपनी बेस स्टेबल करते हैं, लेकिन डचेस के द्वारा उन्हें 1642 में वहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। 1662 में देखिए चीन की एक डायनेस्टी थी, मिंग डायनेस्टी, वो वहाँ पर आती है। उसके राजा का नाम था चेंग जेंग गोंग, ठीक है। ये ताइवान में आते हैं और वहाँ पे अपनी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं मिंग डायनेस्टी की और वहाँ से डचेस को निकाल दिया जाता है। 1683 में ताइवान जो है पूरे ताइवान पर यानी वेस्टर्न और नॉर्थल कोस्टल पर अपना हक जमा लेते हैं और 1885 में उसे अपना डिक्लेयर कर देते हैं एक प्रोविडेंस क्विंग एम्पायर का। 1895 में पहली फर्स्ट साइनो जापानीज वार होती है जिसमें क्विंग गवर्नमेंट सिमोनोस्की की ट्रीटी साइन करती है जापान के साथ और जापान को वो आइलैंड देती थी। दरअसल जापान के साथ वो फर्स्ट वार में वो हार जाती है क्विंग डायनेस्टी। इसके बाद आरओसी की फाउंडेशन होती है 1912 में। आरओसी का है रिपब्लिक ऑफ चीन और वो मानती है कि जो ताइवान है उसका अपना अधिकार क्षेत्र है और जापान ने उस पर कब्जा कर रखा है। इसी बीच 1945 में जापान वर्ल्ड वार 2 में सरेंडर कर देता है और इसका ही लाभ उठा करके सिमोनोस्की जो ट्रीटी थी उसको तोड़ते हुए जो ताइवान के खिलाफ ताइवान में मिलिट्री एक्शन लेता है आरओसी और आरओसी ताइवान को अपने हक में कर लेता है। इसके बाद चीन के अंदर 1927 से 1950 तक सिविल वॉर चलती है। सिविल वॉर जो चीन में चलती है वो दो पार्टियों के बीच चलती है। पहली पार्टी होती है कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी सीसीपी के नाम से जिसकी आइडियोलॉजी को आज भी चीन फॉलो करता है,
दूसरी होती है नेशनल क्योमिंटांग यानी कि केएमटी की पार्टी। केएमटी को जो लीड करते हैं वो है चियांग काई शेक, और माओ जेडोंग सीसीपी को लीड करते हैं। देखिए सीसीपी की जो स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1921 को हुई थी। इस सिविल वॉर के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी रहती है, वो वहां पर कैपिटलिज्म को प्रमोट करना चाहती है, लेकिन केएमटी जो है यानी चियांग काई शेक की जो पार्टी है वो डिमांड करती है इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट के रूल को, और बहुत सारी बातों की वजह से वहां पर सिविल वॉर स्टार्ट होती है, जिसमें चियांग काई शेक की पार्टी जिसके बीच चियांग काई शेक की जो पार्टी होती है वो चाइना से अपना कंट्रोल खोने लगती है, और उसे डर सताने लगता है कि उसकी पार्टी और उन लोगों को मार दिया जाएगा। इसलिए वो मेनलैंड चीन को छोड़ करके ताइवान की ओर भाग खड़े होते हैं, और वहां पर अपनी पूरी की पूरी कंट्री को स्टेबल कर देते हैं, और बाद में वहीं से पीआरसी और आरओसी का कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। चियांग काई शेक कहते हैं कि आरओसी यानी रिपब्लिक ऑफ चीन ही असली चीन है जो अभी ताइवान में है। वही माओ जेडोंग कहते हैं कि पीआरसी असली चीन यानी पीपुल रिपब्लिक ऑफ चीन असली चीन है, और यहीं से ये कन्फ्लिक्ट शुरू होता है एक दूसरे को असली चीन बताने का। जहां पर ताइवान में मौजूद चियांग काई शेक और उनकी पार्टी केएमटी ये कहती है कि एक दिन वो मेनलैंड चीन को अपने आधिपत्य में कर लेंगे, अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेंगे। वही माओ जेडोंग कहते हैं और उनकी सीसीपी कहती है कि ताइवान उनका एक विरोधी राज्य है, उसे एक दिन अपने में मिला लेंगे, और खुद को सही ठहराने की यहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाए। माओ जेडोंग जो है उनकी पूरी की अधिकार जो है वो चीन पर हो जाती है, यानी मेनलैंड पर हो जाती है। वह चियांग काई शेक ताइवान में चले जाते हैं। इसके बाद देखिए आरओसी गवर्नमेंट जो है रिलोकेट होती है ताइवान में, और 1.2 मिलियन लोगों को चीन से रिलोकेट किया जाता है, और उन्हें हान चाइनीज के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए 1987 में ताइवान में मार्शियल लॉ का डिक्लेयर हो जाता है, वहां पे उसे खत्म कर दिया जाता है, और डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट होती है। डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट से लेकर 2000 तक, अंटिल 2000 केएमटी की गवर्नमेंट वहां रहती है। मैं बता दूं जिस तरीके से भारत में एक प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 5 इयर्स का होता है, वहां पर ताइवान में प्रेसिडेंट का टेन्योर उन समय 1987 से 2000 तक सिर्फ 3 वर्षों का होता था। इसके बाद 2000 ईस्वी में पहली बार एक दूसरी पार्टी आती है जो वहां गवर्नमेंट को रूल करती है, वो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। डेमोक्रेसी प्रोग्रेसिव पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी केएमटी से काफ़ी अलग रहती है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। देखिए ताइवान यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है, और इवन डिप्लोमेटिक रिलेशन दुनिया के तकरीबन किसी देश के साथ नहीं है उसके, क्योंकि कोई भी देश जो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है, चीन उसके साथ अपने संबंधों को खत्म कर देता है और उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाने लगता है। वन चाइना पॉलिसी के अंदर चीन के वह क्षेत्र जो उसके विरोधी राज्य है या फिर उसे अपने क्षेत्र में विरोध पैदा करते हैं, जैसे कि तिब्बत, हांगकांग और ताइवान जैसी जगहों को, अगर उनको कोई समर्थन देता है तो चीन उन्हें के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, उनके खिलाफ कई बार सैन्य हस्तक्षेप भी उनके राज्य में कर देता है। इसी बीच 1971 में अमेरिका और चीन के रिश्ते काफी सुधर रहे थे, और इस वजह से ताइवान को डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अच्छे करने के लिए चीन ने और अमेरिका ने 1971 में यूएन से ताइवान को बाहर कर दिया, और चीन उस समय यूनाइटेड नेशन में वापस आ गया था। यहाँ पर कुछ ऐसे देश हैं जो जिनके डिप्लोमेटिक रिलेशन ताइवान के साथ नहीं है, और वो ताइवान को एक देश के रूप में नहीं मानते, और ऐसे भी कुछ देश हैं जो ताइवान के साथ उनके फॉर्मल रिलेशन नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल रिलेशन यानी कि ट्रेड उनके साथ होती है। रेड कलर में आपको चीन दिखता है, जिसकी ऑब्वियस सी बात है ताइवान के साथ कोई भी फॉर्मल रिलेशन नहीं है और उसे अपना एक विरोधी राज्य मानता है। वहीं भारत, रशिया, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब मानते हैं वन चाइना पॉलिसी को, चाइना का समर्थन करते हैं कि चाइना एक ही है पूरी दुनिया में, लेकिन ताइवान के साथ उनके ट्रेड के रिलेशन है। वहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अफ्रीकन नेशंस की बात करें तो ये पूरे ताइवान को मानते ही नहीं है, उनके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते। देखिए ताइवान की पॉलिटी और डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं। देखिए 2000 के समय में
केएमटी की गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं बनती, वहाँ पर बनती है डीपीपी की गवर्नमेंट, जिसे लीड करते हैं चेंग सुई बियान। 3 लोग इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होते हैं, लेकिन चेन सुई बियान जीत जाते हैं। जब से चेन सुई बियान आते हैं ताइवान के अंदर, तो डीपीपी एक बहुत बड़ी अपनी आइडियोलॉजी लेकर आती है और बहुत बड़ा चेंज ताइवान में आता है। जो चेन सुई बियान है वो कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ताइवान एंड द मेनलैंड इज वन कंट्री ऑन ईच साइड। वो कहते हैं कि दोनों देश अलग अलग हैं, हम असली चीन नकली चीन में नहीं पड़ते, हमारा खुद का आइडेंटिटी है, हम ताइवानीज हैं। और यहाँ से एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और फॉर्मल चेंज आपको देखने को मिलता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि चीन ने अब उसे अपना विरोधी राज्य मानना छोड़ दिया, वह उसे अभी भी अपना विरोधी राज्य मानता है। इसके बाद 2004 तक वो गवर्नमेंट में रहते हैं, 2 बार इलेक्शन जीतते हैं डीपीपी। लेकिन उसके बाद केएमटी की सरकार 2008 और 12 में बनती है। देखिए, केएमटी चाइना को लेकर सॉफ्ट रहता है और काफ़ी हद तक उसके चाइना के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन डीपीपी एक नेशनलिस्ट पार्टी है जो कि अपने आइडेंटिटी के लिए ताइवान को डिप्लोमेटिक रिलेशन दुनिया में अच्छे करने के लिए हमेशा से खड़ी रहती है। इसके जवाब में 2016 में लेजिस्लेटिव इलेक्शन होती है, जिसमें डीपीपी 60% से ज़्यादा वोट पाकर इलेक्शन जीतती है और वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाती है। सियांग साई वे इंग वेन है ताइवान की प्रेसिडेंट, 2016 में बनी और काफ़ी अच्छी एक नेशनलिस्ट लीडर है और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है और ताइवान को काफ़ी स्ट्रांगली वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रही हैं। 2005 में ताइवान में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जहां पर लेजिस्लेटिव युआन जैसे भारत में पार्लियामेंट है और अमेरिका में कांग्रेस है, उसी तरीके से ताइवान में लेजिस्लेटिव युआन कहते हैं वहाँ की पार्लियामेंट को। वहाँ पर सीटों की संख्या 225 से घटा करके 113 कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है 3 ईयर से बढ़ा करके 4 ईयर तक का कर दिया जाता है। ताइवान की ज्योग्राफी। ताइवान आज से 4 से 5 मिलियन साल पहले, जब फिलिपियन सी प्लेट और यूरेशियन जो प्लेट थी, वो दोनों कन्वर्जेंट पॉइंट पर मिलता है। ताइवान में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव अर्थक्वेक्स आते मिलेंगे। हर साल 15,000 से 18,000 अर्थक्वेक वहाँ आते हैं, जिनमें से 800 से लेकर 1,000 ऐसे हैं जो नोटिस किए जाते हैं। इसके बाद 1999 में 21 सितंबर 1999 को चीची अर्थक्वेक नाम का एक अर्थक्वेक आया था, जिसकी मैग्नीट्यूड 7.3 थी, जिसमें तकरीबन 2400 लोग मारे गए थे। ताइवान में नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो गोल्ड, कॉपर, कोल, नेचुरल गैस, लाइमस्टोन और मार्बल प्रचुर मात्रा में है। एग्रीकल्चर वहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में होती है क्योंकि वो माउंटेनियस रीजन है, फिर भी गुआभा, लीची, बेल फ्रूट और पहाड़ी चाय वहाँ पर काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। अपनी एनर्जी क्या हो गया इतना। ताइवान अपनी नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरी करता है, जिसमें ऑयल से 49% ताइवान में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो 6 हैं और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। इसके अलावा ताइवान चूँकि एक आइलैंड कंट्री है, वहाँ पर वाइंड एनर्जी प्रचुर मात्रा में और उसका वो यूटिलाइज भी काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार ताइवान में 2 मिलियन बैरल्स ऑयल रिजर्व है और वो हर साल 2012 से हर साल 22,000 बैरल पर डे ऑयल का प्रोडक्शन करता है। ताइवान की ज़्यादातर जो आबादी है वो वेस्टर्न कोस्ट पर रहती है, क्योंकि उसके बाकी इलाके माउंटेनियस रीजन है और हान चाइनीज वहाँ पर 95% पॉपुलेशन के हैं। अगर एरिया की बात करें तो 35,980 किलोमीटर एरिया है उसकी, जिसमें लैंड 89.7%, वाटर 10.3% एरिया में मौजूद है। हाईएस्ट पॉइंट जो है ताइवान में वह है यूशान, 3,952 मीटर ऊंची है। क्लाइमेट ट्रॉपिकल और मैरीन दोनों है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो लाइमस्टोन, मार्बल, अर्बन लैंड, नेचुरल गैसेज वहाँ है। इन्वायरमेंटल इश्यूज पूरी दुनिया में जैसे हैं वैसे ही वहाँ पर भी हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन वगैरह। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी 83,231 किलोमीटर स्क्वायर में। ताइवान की 90% जो क्षेत्र है वो माउंटेनियस है और ताइवान की जो हाईएस्ट माउंटेन है उसको है जेड माउंटेन कहते हैं।
इसकी सबसे ऊंची चोटी 3952 मीटर पर है। चीन शिनशान जो है वहां की टेक्टोनिक वैल्कोनोस की हाईएस्ट पीक है जो 1120 मीटर है। इसके अलावा उसकी लॉन्गेस्ट रिवर वो है जूशुई, जो कि वुजी डैम पर जूशुई, जो कि जिस पर वुजी डैम है, 189 फीट टॉल वुजी डैम उस पर बनी हुई है, निर्मित हुई है। ताइवान की इकोनॉमी की बात करें तो एशिया में वो 7वें स्थान पर और विश्व में वो 22वें स्थान पर आती पीपीपी के आधार पे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ में उसे हाई इनकम इकोनॉमिक्स में रखता है और यह दुनिया में टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री और माइक्रोचिप बनाने में दुनिया में ये महारत इसे हासिल है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 2020 में एक्सपेक्टेड है कि माइनस में सी रहेगी और पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 24,828 है नॉमिनल के आधार पर 2019 में। जीडीपी में जो सेक्टर है जिनके योगदान है एग्रीकल्चर 1.8%, इंडस्ट्री 36% और सर्विस की 62.1%। एक्सपोर्ट जो है इसकी अप्रॉक्स $350 बिलियन का करता है और एक्सपोर्ट जो करता है उसमें सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स, पेट्रोकेमिकल्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट, शिप्स, वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स इत्यादि का। मेन एक्सपोर्ट पार्टनर्स है इसके चीन 26.3%, हांगकांग 13.7% और यूनाइटेड स्टेट्स 12%। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ताइवान की 35वीं स्थान है। इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया से भी ये ज्यादा हैप्पी कंट्री है। अकॉर्डिंग टू CIA वर्ल्ड फैक्ट ग्रुप, ताइवान में एवरेज जीने की जो अवधि है वो है 80.4 वर्ष, जहां पर मर्द वहां पर 77 वर्ष और महिलाएं वहां पर 83.7 वर्ष एवरेज जीती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ताइवान की मैंड्रियन है, लेकिन वहां पर लोग ज्यादातर ताइवानीज या फिर हक्का लैंग्वेज बोलते हैं। ताइवान की फेमस फेस्टिवल फ्लाइंग फिश है और ताइवान की फ्लैग 17 दिसंबर 1928 को अडॉप्ट की गई थी, जिसमें इसके 3 कलर 3 प्रिंसिपल्स को बताते हैं। पहला नेशनलिज्म को, दूसरा डेमोक्रेसी और तीसरा उसकी सोशल वेलबींग को। इसके अलावा ताइवान एक ऐसा मात्र देश है यूनाइटेड नेशन में जो कि यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर नहीं है, एक डेमोक्रेटिक और वेल्दी कंट्री होने के बावजूद भी। ताइवान की बर्थ रेट भी काफी कम है। ताइवान के एक फेमस नोबेल प्राइज विनर है जिनका नाम है युआन टी ली, जिन्होंने 1986 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीता था। आप उनकी फिगर ऊपर में देख रहे हैं। इसके बाद एक फेमस एक्टर भी है, सेलिब्रिटी भी है, जिन्होंने ऑस्कर जीता था, उनका नाम है एंग ली। ताइवान की कुछ फेमस कंपनियां हैं जिनकी नाम आपने सुनी भी होगी, जैसे आसस, एकर, HTC, ट्रेंड, गीगाबाइट, डीलिंक, UMC, एवरीलाइट वगैरह। ताइवान इंडिया के रिलेशन, देखिए ताइवान और इंडिया के कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि इंडिया के रिलेशन जो है वो चाइना के साथ बेहतर है और चाइना के वन चाइना पॉलिसी को इंडिया समर्थन भी करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ताइवान के साथ भारत कोई ट्रेड नहीं करता। भारत और ताइवान के ट्रेड भी होते हैं। 2020 में इंडिया और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें चीन को संकेत देते हुए भारत अपने 2 MPs को ताइवान के राष्ट्रपति शपथ समारोह में भेजता है, ताकि वो चीन को संदेश दे सके कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर चीन अपना दावा छोड़े। 2019 के आंकड़े बताते हैं कि इंडिया और ताइवान की जो ट्रेड वॉल्यूम है वो है $7 बिलियन और अब 20% की रेट से हर साल बढ़ती है। ताइवान की कुल 80 कंपनियां भारत में योगदान है उनका, 80 कंपनियां भारत में बिजनेस करती हैं और ताइवान मुख्यतः इंडिया को टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स देता है, जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट मशीनरी और सेमीकंडक्टर चिप्स। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए धन्यवाद।